हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग पोइट्स एंड पैनकेक्स का यहाँ पर अभी सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। यहाँ पर अशोका मित्रन जो इस पोइट्स एंड पैनकेक्स के ऑथर हैं, वो यहाँ बता रहे हैं कि वो जेमिनाई स्टूडियो में एक क्यूबिकल में बैठा करते थे। क्यूबिकल का मतलब होता है स्मॉल कैबिन, और इनके क्यूबिकल में दोनों तरफ फ्रेंच विंडोज़ थी। फ्रेंच विंडोज़ का मतलब वो होता है जिसकी जो ओपनिंग होती है वो आउटसाइड होती है, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहा है कि जिस कैबिन में ये बैठा करता था वहाँ पर फ्रेंच विंडोज़ थी। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम देवर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़, लेकिन इसको उस टाइम पर जेमिनाई स्टूडियो में जब ये काम करता था पता ही नहीं था कि इन विंडोज़ को फ्रेंच विंडोज़ भी कहते हैं। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन डे आउट। टीयरिंग मतलब कट करना। अब अशोका मित्रन अपना काम बता रहे हैं कि वो इस क्यूबिकल में बैठकर डे इन डे आउट मतलब दिन रात न्यूज़पेपर की कटिंग करके उसको फाइल में रखा करते थे। मतलब अगर कोई इम्पोर्टेंट क्लिपिंग है न्यूज़पेपर में, उसको काट कर वो सेव करके रखा करते थे एक फाइल में। मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। जेमिनाई स्टूडियो के लोगों को ये लगता था कि उनका काम इम्पोर्टेंट नहीं है। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। और कमाल की बात यह है कि जेमिनाई स्टूडियो के जो बॉस थे उनको भी यही लगता था कि अशोका मित्रन कुछ काम नहीं करता, क्योंकि ये जो काम है न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को दिन रात बैठ के काटना, इनको इतना सिग्निफिकेंट वर्क नहीं लगता था। सिग्निफिकेंट का मतलब है इम्पोर्टेंट। So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. अब अशोका मित्रन कह रहे हैं कि anyone who felt मतलब अगर जेमिनाई स्टूडियो में किसी को ये लगता कि भाई उसने मुझे काम देना है, occupation मतलब वर्क। बार्ज मतलब क्या होता है? जब आप किसी की परमिशन के बिना उसके रूम में घुस जाएं या उसके ऑफिस में घुस जाएं बिना परमिशन के, उसे हम बार्ज कहते हैं। अशोका मित्रन कहते हैं अगर जेमिनाई स्टूडियो में से किसी को भी ये लगता था कि उन्होंने मुझे काम देना है तो वो मेरे क्यूबिकल में बार्ज कर जाया करते थे। मतलब बिना मेरी परमिशन के वो मेरे क्यूबिकल में आ जाया करते थे। एंड दे यूज टू डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और मुझे ये लेक्चर दे के चले जाया करते थे कि किस काम को कैसे करना है। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. यहाँ पर perverts का मतलब ये है वो लोग जो हमेशा दूसरे के काम को कॉपी करते हैं। और यहाँ पर हम कौन से बॉय की बात कर रहे हैं? ऑफिस बॉय की, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था दैट दिस पर्सन इज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, इनफैक्ट ही इज अ मैन, और ये अपने अर्ली 40s में है। तो यहाँ पर अशोका मित्रन बताते हैं कि जब भी क्राउड शूटिंग नहीं होती थी, क्योंकि इस ऑफिस बॉय का काम क्या था कि क्राउड शूटिंग के टाइम पर जो क्राउड पीपल है, जो ऑर्डिनरी पीपल है जिनकी शूटिंग होनी है, उनके फेस पर ये पेंट किया करता था, मतलब मेकअप किया करता था, राइट। तो यहाँ पर अशोका मित्रन बताते हैं कि जब भी क्राउड शूटिंग नहीं होती थी ना, तो ये मेकअप डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बॉय है ये हमेशा अशोका मित्रन को ये बताया करता था कि इसका लिटरेरी टैलेंट मतलब लिखने की जो स्किल्स है वो वेस्ट हो रही है मेकअप डिपार्टमेंट में, और ये डिपार्टमेंट सिर्फ बार्बर्स एंड परवर्ट्स को ही सूट करता है। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। अब यहाँ अशोका मित्रन कह रहे हैं कि वो इतने बोर हो जाया करते थे इस ऑफिस बॉय की बातों को सुनकर, तो वो मन ही मन प्रे किया करते थे कि जल्दी से क्राउड शूटिंग हो जाए, क्योंकि अगर क्राउड शूटिंग होगी तो ये जो ऑफिस बॉय है ये इन क्राउड्स पर मेकअप लगाने में बिजी रहेगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। एपिक्स का मतलब होता है लॉन्ग स्टोरीज। फिर यहाँ अशोका मित्रन कहता है कि वो इसलिए प्रे किया करते थे क्राउड शूटिंग का कि ऑफिस बॉय बिजी रहे, एंड अशोका मित्रन अपने आप को ऑफिस बॉय की लॉन्ग स्टोरीज से बचा सके, क्योंकि यही एक तरीका था ऑफिस बॉय से दूर रहने का, बिकॉज क्राउड शूटिंग के टाइम पर ऑफिस बॉय काफ़ी बिजी रहता था।
In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly. Covertly का मतलब होता है हिडनली, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है सीक्रेटली या फिर इनडायरेक्टली. अब यहाँ पर ना अशोकामित्रन कहते हैं कि सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, आपको गुस्सा आ रखा है. तो डेफिनेटली आपका जो गुस्सा है या तो वो एक सिंगल पर्सन की तरफ ओपनली होगा, मतलब या तो वो बिल्कुल डायरेक्ट आप गुस्सा करोगे, डायरेक्टली उसको बोलोगे, या फिर आप अपना गुस्सा कैसे निकालोगे, कोवर्टली, मतलब इनडायरेक्टली. And this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Kothamangalam Subbu. woes का मतलब यहाँ क्या है, डिस्ट्रेस. इग्नोमिनी का मतलब होता है पब्लिक शेम. नेग्लेक्ट मतलब होता है अगर हम किसी को रिजेक्शन मोड पर रखें. तो यहाँ पर ना अशोकामित्रन बता रहा है कि जो ये ऑफिस बॉय है ना, ये जो ऑफिस बॉय है ये हमेशा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहता था एक सिंगल पर्सन की तरफ. क्यों? क्योंकि इसे ये लगता था कि उस इंसान की वजह से, अब वो इंसान कौन है, वो है कोथामंगलम. तो ऑफिस बॉय ये सोचा करता था कि इसके जो वूज है, मतलब इसका जो स्ट्रेस है, टेंशन है, एंड जो इसका पब्लिक शेम है, मतलब जो इग्नोमिनी है, एंड ऑफिस बॉय को नेग्लेक्ट किया जाता है. क्यों? क्योंकि कोथामंगलम सुब्बू इज देयर इन जेमिनाई स्टूडियो. ठीक है, ऑफिस बॉय को ये लगता था इसकी हर परेशानी, हर टेंशन का कारण कोथामंगलम सुब्बू है. सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनाई स्टूडियोज. कोथामंगलम सुब्बू ये कौन था? एक्चुअली ये जो हायरार्की सिस्टम था ना जेमिनाई स्टूडियो में, तो हायरार्की सिस्टम में क्या होता है, टॉप टू बॉटम. सबसे पहले बॉस थे जिसका नाम था SS वासन. सेकंड नंबर पे कौन थे? यही सुब्बू. ये जो सुब्बू था ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिशियल था जेमिनाई स्टूडियो में. ही कुड नॉट हैव had a more encouraging opening in films than our grown up makeup boy had. अब यहाँ अशोकामित्रन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं. किसका कंपेयर? ऑफिस बॉय का एंड कोथामंगलम सुब्बू का. और बता रहे हैं कि कोथामंगलम सुब्बू जो है ना, इसने भी जब फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, इसका कोई ऐसा खास एनकरेजिंग ओपनिंग नहीं था. अगर हम इसके करियर को ऑफिस बॉय के करियर से कंपेयर करें तो. सो ऑल एंड ऑल अशोकामित्रन यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ऑफिस बॉय एंड कोथामंगलम सुब्बू दोनों का सेम तरीके का करियर बिगिनिंग था. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times. अब यहाँ ये कह रहे हैं अशोकामित्रन कि अगर हम कोथामंगलम सुब्बू की बात करें, इसको तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा था. क्यों? क्योंकि जब इसने अपने करियर की शुरुआत की थी कोथामंगलम सुब्बू ने, उस टाइम पर नो फर्म स्टैब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज एंड स्टूडियोज़. तो कोथामंगलम सुब्बू के करियर के बिगनिंग के टाइम पर कोई ऐसी स्टैब्लिश्ड जेमिनाई स्टूडियो की तरह कंपनियां, स्टूडियो और नहीं थे. राइट. तो यहाँ पर अशोकामित्रन ये बात बता क्यों रहे हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं रीडर्स को कि भाई जो ये सुब्बू था ना, इसकी जो बिगनिंग थी करियर की, मतलब जो इसके करियर की शुरुआत थी, वो भी बिल्कुल साधारण सी ही थी जैसी ऑफिस बॉय की थी. लेकिन सुब्बू आज के टाइम पर सेकंड हाईएस्ट ऑफिशियल है एंड ऑफिस बॉय सबसे नीचे है हायरार्की में. Even in the matter of education, especially formal education, Subbu could not have an appreciable lead over our boy. अब करियर के अलावा अगर हम एजुकेशन की बात करें दोनों के, तो दोनों का एजुकेशन भी बिल्कुल सेम ही था. सुब्बू जो है उसके पास कोई हायर डिग्रीज नहीं थी एज कंपेयर टू ऑफिस बॉय. बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन ब्राह्मण अ वर्च्यू इंडीड. वर्च्यू मतलब होता है अ प्रिविलेज, अ ब्लेसिंग. अशोकामित्रन कहते हैं कि सुब्बू जो है ना, वो काफ़ी प्रिविलेज्ड रहा किस चीज़ को लेकर कि वो ब्राह्मण फैमिली से था. अब सिंस वो ब्राह्मण फैमिली से था, दैट्स वाई ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशंस. अफ्लुएंट मतलब काफ़ी वेल्दी एंड काफ़ी ब्रॉड. यहाँ पर अशोकामित्रन कहते हैं सिंस सुब्बू एक ब्राह्मण था, यही इसके लिए एक ब्लेसिंग थी.
और ब्राह्मण लोगों को उस टाइम पर ना क्या होता था कि मौका मिलता था रिच लोगों के साथ उठने बैठने का। तो यहाँ पर उसका मित्रन बताते हैं कि ये ब्राह्मण था इसलिए इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिला। इसने काफ़ी अफ्लुएंट सिचुएशन देखी, काफ़ी अमीर लोगों के साथ, एलीट लोगों के साथ ये उठता बैठता था और इस एक्सपोजर से सुब्बू ने बहुत कुछ सीखा। ठीक है। He had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in flop films. cheerful का मतलब होता है स्माइली फेस, एक ऐसा फेस जो हमेशा खिला खिला सा रहे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सुब्बू की अगर कोई फिल्म फ्लॉप भी हो जाती थी तो ये ऐसा पर्सन था कि फ्लॉप फिल्म भी इसके ऊपर बैड इफ़ेक्ट नहीं करती थी। फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी इसके फेस पर हमेशा स्माइल रहती थी, ये हमेशा तब भी खिलखिला ही रहता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन। सिंस सुब्बू वॉज सेकेंड हाइएस्ट ऑफिशियल, तो इसलिए इसके पास सबके लिए काम होता था क्योंकि ये खुद काम नहीं कर पाता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली। यहाँ प्रिंसिपल जो वर्ड यूज़ किया है ना, ये बॉस के लिए यूज़ किया है और यहाँ पर बॉस कौन है? एस वासन, जो जेमिनाई स्टूडियो का ओनर है। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे सुब्बू को पहचान मिली। तो सुब्बू को पहचान मिली उसकी सेंस ऑफ लॉयल्टी से। सुब्बू इतना लॉयल पर्सन था, वो जो लॉयल्टी थी उसके लिए आगे जाकर उसकी पहचान का कारण बनी। और ये किसके लिए लॉयल था? अपने बॉस के लिए कंप्लीटली लॉयल था। टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये देखो कितना लॉयल था। सिंस सुब्बू जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन था, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, आगे बताया भी गया है कि कितना क्रिएटिव था ये। और इसने कभी भी अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ खुद के बेनिफिट के लिए नहीं किया, बल्कि इसने अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ अपने बॉस के बेनिफिट के लिए किया। प्रिंसिपल्स एडवांटेज मतलब बॉस का जो बेनिफिट है। ही वॉज अ टेलर मेड फॉर फिल्म्स। टेलर मेड का मतलब होता है फिट। सुब्बू फिल्म बनाने के लिए या फिल्म्स के लिए एकदम फिट पर्सन था। He was a man who could be inspired when commanded. So जब भी इसको किसी काम के लिए बोला जाता था ना सुब्बू को, तो ये उसी टाइम उस काम को करने के लिए लग जाता था। एंड ये जो सुब्बू था ये इतना क्रिएटिव था कि अगर प्रोड्यूसर इससे कोई सीन बताए कि भाई ये ऐसी ऐसी स्टोरी है, इसको किस तरीके से शूट किया जाएगा, तो सुब्बू के पास उसके कई तरीके होते थे कि एक पर्टिकुलर सीन को कैसे शूट किया जा सकता है अलग अलग तरह से। तो आगे उसी के बारे में बात हुई है। अब आगे ये बताया जा रहा है कि अगर कोई प्रोड्यूसर एक स्टोरी बताए सुब्बू के सामने, तो सुब्बू के पास उस स्टोरी को अलग अलग तरीके से शूट करने के आइडियाज़ होते थे। तो यहाँ बताई गई है एक स्टोरी कि अगर हम ये स्टोरी बताएं सुब्बू को, जैसे कि एक रैट की लड़ाई हो रही है टाइग्रेस के साथ अंडर वाटर में, एंड किल्स हर। अगर रैट टाइग्रेस को मार देता है, उसके बाद रैट टेक्स पिटी ऑन द कब्स। पिटी मतलब दया, सिंपथी, कब्स मतलब जो टाइग्रेस के ऑफ स्प्रिंग हैं, एंड टेंड्स देम लविंगली। आई डू नॉट नो हाउ टू डू द सीन। तो अगर सपोज करो प्रोड्यूसर ने ये सुब्बू को स्टोरी बताई कि रैट और टाइग्रेस में लड़ाई हुई जिसमें टाइग्रेस मर गई, एंड उसके बाद जो टाइग्रेस के कब्स थे, उसके जो बच्चे थे, उस पर रैट को दया आ गई। अब रैट चाहता है कि वो अपना जो सिंपैथी है या जो अपनी पिटी है वो शो करे, किसको? कब्स को, एंड इन कब्स को थोड़ा सा प्यार करे। तो अब ये बताया जा रहा है कि अगर ये सीन करना हो तो ये कैसे किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टोरी बता दी कि भाई रैट जो है वो कैसे अपने प्यार को शो कर सकता है टाइग्रेस के बच्चों पर, और ये सीन प्रोड्यूसर को समझ नहीं आ रहा। तो अगर प्रोड्यूसर ने ये चीज़ सुब्बू को कही है तो सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 ways ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार। विक्टिम यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है? टाइग्रेस के लिए। ऑफ स्प्रिंग मतलब जो टाइग्रेस के बच्चे हैं।
तो सुबु ये स्टोरी सुनने के बाद इतना क्रिएटिव है कि भाई वो 4 अलग अलग तरीके से बता देगा कि रैट किस तरीके से अपना प्यार कब्ज पर शो कर सकते हैं. गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से. अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर प्रोड्यूसर ने ये कहा कि ये जो 4 अलग अलग तरीके सुबु ने बताए हैं ये हैं तो अच्छे, बट प्रोड्यूसर को ये उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे. सो इन अ मिनट सुबु वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स. अब यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि सुबु ना उसी टाइम विद इन अ मिनट, 1 मिनट में 14 अलग अलग तरीके से ये बता देगा कि अगर ये 4 तरीके फिट नहीं हुए तो 14 अलग अलग तरीके हैं, हम ऐसे ऐसे भी इस सीन को शूट कर सकते हैं. सो हाईली क्रिएटिव पर्सन था ये. फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुबु अराउंड. तो जेमिनाई स्टूडियो में जब भी सुबु आसपास होता था तो ऐसे लगता था कि फिल्में बनाना बहुत आसान है, क्योंकि विद इन अ मिनट ये अलग अलग तरीके से बता दिया करता था कि किस सीन को कैसे शूट किया जा सकता है जो हाईली इफ़ेक्टिव लगे एंड लोगों को भी पसंद आए. If ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. अब अगर हम Gemini Studios के golden years की बात करें तो और ये देखें और ये क्वेश्चन पूछें कि जेमिनाई स्टूडियो को इतना अपलिफ्ट करने में, इसको डायरेक्शन एंड डेफिनेशन देने में किसका हाथ है, तो हमेशा सुबु का नाम ज़रूर आता है कि सुबु ने जेमिनाई स्टूडियो को एक यूनिक डायरेक्शन दी, एक यूनिक पहचान दी. Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms. सुबु जो है ये फिल्म मेकिंग तो करता ही था, इसके अलावा इसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी भी थी, एक अलग पहचान थी. किस तौर पर? एज अ पोइट के तौर पर. मतलब ये लिखता भी बहुत अच्छा था, इसने पोएम्स एंड नॉवेल्स भी लिखे हैं. He was certainly capable of more complex and higher forms. सुबु जो है उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट राइटिंग स्किल्स भी आती थी, मतलब उसको ऐसी राइटिंग स्किल्स आती थी जो लोगों के शायद ही समझ में आए. He deliberately का मतलब जानबूझकर, intentionally chose to address his poetry to the masses. masses का मतलब है common people. दो सुबु इतना हाईली इंटेलिजेंट भी था, इसको कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स भी आते थे लिखते वक्त. ये डिफ़िकल्ट नोवेल या डिफ़िकल्ट पोइट्री लिखना भी जानता था जो शायद ही किसी को समझ आए, लेकिन इसने डेलिब्रेटली ऐसी राइटिंग स्किल्स को चूज़ किया जो कॉमन पीपल को समझ में आए, जो कॉमन मासेस को समझ में आए. ये ऐसी ही पोइट्री लिखा करते थे. हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड. तो इसकी जो फिल्म में सक्सेस थी, फिल्म मेकिंग में या रोल में जो भी सक्सेस थी वो ओवरशैडो थी, मतलब काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी बिगर थी. एंड इट ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट. लिटरेरी अचीवमेंट मतलब राइटिंग स्किल्स. तो इसकी फिल्म में सक्सेस इतनी ज़्यादा थी कि इसकी लिटरेरी अचीवमेंट ड्वार्फ पड़ गई, मतलब छोटी पड़ गई, स्मॉल पड़ गई. और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट लाइक. और ऐसा किसको लगता था? इसके क्रिटिक्स को. क्रिटिक्स कौन होते हैं? जो रिव्यू देते हैं, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी. ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोक रेफ्रेन एंड डिक्शन. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये है ना सुबु, इन्होंने ना पोइट्री भी लिखी है, कुछ पोएम्स भी लिखी हैं. किसमें? फोक रेफ्रेन में एंड फोक डिक्शन में. फोक रेफ्रेन का मतलब है कि कोई वर्स बार बार एक स्टेंजा में रिपीट हुए जा रहा है. डिक्शन का मतलब है जब आप अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं. तो यहाँ बताया जा रहा है कि सुबु जो है ना, इन्होंने फोक रेफ्रेन एंड डिक्शन में भी पोएम्स लिखी हैं. ऑल्सो रोट अ स्प्रोलिंग नोवेल. स्प्रोलिंग का मतलब होता है वेरी लॉन्ग. और इन्होंने बहुत बड़ा एक नोवेल भी लिखा जिसका नाम है तिल्लाना मोहनम्बल, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एश्ड कैरेक्टर्स. डेफ्टली का मतलब होता है एफर्टलेसली, स्मूथली. एश्ड का मतलब होता है डिफाइन करना. तो यहाँ सुबु के बारे में ये बताया जा रहा है कि सुबु ने एक लॉन्ग नॉवेल लिखा तिल्लाना मोहनम्बल, और इसमें इन्होंने डजन्स ऑफ कैरेक्टर्स को डिफाइन किया, एश्ड किया.
एंड किस तरीके से, एकदम डेफ्ट तरीके से, एफर्टलेसली, मतलब इन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स थे लाना मोहलम्बल में दिखाए हैं वो बहुत ही स्मूथ तरीके से डिस्क्राइब किए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट किए हैं. He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of early 20th century. इसके अलावा इन्होंने अर्ली 20th century में जो देवदासीज का टाइम पीरियड था, जो उनके बिहेवियर, मूड, मैनर थे, उसके बारे में भी लिखा है. He was an amazing actor. सुब्बू एक अमेजिंग एक्टर भी था. तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, देखिए ये कितना क्रिएटिव था. फिल्म मेकिंग में भी ये हेल्प किया करता था. फिल्म में एक्टिंग भी कर लिया करता था, पोएम्स भी लिखता था, नॉवेल्स भी लिखता था, राइट. ही नेवर एस्पायर्ड टू डू द लीड रोल्स. दो सुब्बू अगर लीड रोल करता तो बहुत अच्छा करता, बट इसने कभी ऐसे एस्पिरेशन शो नहीं किया. एस्पिरेशन का मतलब ऐसे कभी डिज़ायर नहीं दिखाई इसे सिर्फ लीड रोल करना है. अगर सुब्बू को सपोर्टिंग रोल भी मिलता था तो वो भी ये बहुत अच्छे से किया करता था. बट वट एवर सब्सिडरी मतलब supporting role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. सुब्बू की एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी कि अगर ये सपोर्टिंग रोल भी करता था तो भी इसकी एक्टिंग मेन प्लेयर से, मेन एक्टर से अच्छी होती थी. इसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया लगती थी. ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन हु came across him, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. Acquaintances का मतलब होता है जो जान पहचान के लोग हैं. अब यहाँ बताया जा रहा है कि सुब्बू जो था वो इतना काइंड पर्सन था, वो जिससे भी मिलता, जिससे भी उसकी पहचान होती, उसके लिए उसके मन में हमेशा जेन्युइन लव होता था. एंड नॉट ओनली दिस, इसका जो घर था वो हर दूर और पास के रिश्तेदारों के लिए, हर दूर और पास के पहचान वालों के लिए एक परमानेंट रेजिडेंस भी था. तो इसके घर में डजन्स ऑफ लोग रहा करते थे जो इसकी जान पहचान के थे. इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम. और कमाल की बात यह है कि सुब्बू जो है ना, उसने कभी इस चीज़ को बॉदर भी नहीं किया कि उसके घर में इतने लोग रह रहे हैं. एंड अनकॉन्शियसली वो इन लोगों को फीड करता था, खाना खिलाता था, सपोर्ट करता था. ही वॉज सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन. चैरिटेबल मतलब जो पैसे एकदम से ऐसे दान कर दे, जो मतलब जिसके मन में ना ऐसे ईर्ष्या ना, भावना ना हो, जो किसी के लिए ऐसे बुरा ना सोचता हो. इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, जो काफ़ी खर्चा कर देता है. तो डजन्स ऑफ पीपल इसके घर में रहा करते थे, ये उनको सपोर्ट करता था, उनको फीड करता था. तो ये एक तरीके का चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन था. ये खर्चा करते वक्त सोचता नहीं था. येट ही हैड एनिमीज. और ये देखो कि चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन ये इतने एक्सटेंट तक का था, फिर भी इसके एनिमीज थे, इसके काफ़ी दुश्मन थे. अब आगे ना कुछ क्वेश्चंस में रीज़न बताया, क्वेश्चन पूछ के कि क्या ये रीज़न थे कि इसके इतने एनिमीज थे. चलिए रीज़न देखते हैं. फर्स्ट है, वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विथ बॉस. क्या रीज़न ये था कि वो एस वासन जो उनका बॉस था उसके साथ हमेशा रहा करता था, उसके साथ ही घूमा फिरा करता था, उसके लिए ही लॉयल रहा करता था. और वॉज इट बिकॉज हिज जनरल डिमीनर दैट रिजेंबल्ड अ सिकोफेंट. डिमीनर का मतलब क्या होता है? आपका बिहेवियर. एंड सिकोफेंट का मतलब क्या होता है? चापलूस किस्म का इंसान. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये थे, अगर चापलूस सही से नहीं लिखा है तो देख लेना इसको कैसे लिखता है. खैर ये तो इंग्लिश क्लास है, बट स्टिल सिकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, ठीक है. अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि सुब्बू का बिहेवियर, डिमीनर मतलब उसका क्या जनरल बिहेवियर ऐसा था जैसा एक चापलूस का होता है. और चापलूस के बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं, राइट. और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग. या फिर उसके बहुत सारे एनिमीज इसलिए थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही बोला करता था, कभी बुरा नहीं बोला करता था. इन केस देयर वॉज दिस मैन in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. Direst का मतलब terrible.
और यू कैन से बैड। तो यहाँ पर बताया है कि सुब्बू का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो कौन था? मेकअप डिपार्टमेंट का मैन, वो था ऑफिस बॉय। जो मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय कौन था? जो कि अपने अर्ली 40s में था एंड ये क्राउड को मेकअप लगाया करता था एंड यही अशोकामित्रन को कहता था कि इसकी जो लिटरेरी अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ वेस्ट हो रही हैं क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ये पर्वर्ट्स एंड बार्बर्स को सूट करता है, राइट? तो यहाँ पर जो है ये ऑफिस बॉय इतना चिढ़ता था इस सुब्बू से, इतनी जेलस खाता था कि इसके लिए ये डायरेक्ट चीज़ों की विश किया करता था। मतलब ये चाहता था कि कुछ इसके साथ बहुत ही गंदे वाला घट जाए, बहुत ही टेरिबल चीज़ इसके साथ हो जाए, राइट? तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है ऑफिस बॉय सुब्बू का बिगेस्ट एनिमी था। Now with this we have completed the second part of the video. You can follow me on Instagram and Telegram. Thank you so much.